दोस्तों दुनिया में अगर कोई बड़ा काम कर देता है तो वो मशहूर हो जाता है। चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उससे लोगों को ख्याति तो मिल ही जाती है। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो दुनिया के नज़रिए में तो बेहद खराब था, लेकिन उसने ख्याति बहुत प्राप्त कर ली। बहुत सारी चीज़ें उसके नाम से जाने जाने लगी। आज हम बात करेंगे जो आप अक्सर सुनते हैं पॉन्जी स्कीम, जैसे कि शारदा स्कैम, जैसे कि सहारा स्कैम। इस प्रकार की जो स्कीम है इनको लोग पॉन्जी स्कीम के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें पॉन्जी स्कीम क्यों कहा गया? क्यों लोग इसे पॉन्जी स्कीम कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये पॉन्जी कौन था? चलिए हम आपको बताते हैं पॉन्जी के बारे में। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1882 में। इटली में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा गया चार्ल्स पॉन्जी। ये चार्ल्स पॉन्जी जब बड़ा हुआ तो इसके अंदर बहुत सारे व्यसन थे। व्यसन अर्थात इसके अंदर बुरी आदतें थी। जुआ खेलने की लत, पार्टी करने की, दारू पीने की, चोरी करने की, इस तरीके की लत थी। जब इटली में इसके परिवार वाले इससे परेशान हो गए तो इसके परिवार वालों ने कहा कि भैया तू अमेरिका चला जा और वहाँ जाके कुछ काम धंधा कर लेना। उन्हें लगा कि अमेरिका जाएगा तो शायद थोड़ा सा सुधार इसके अंदर आ जाएगा। तो ये व्यक्ति 1903 में इटली से अमेरिका जाता है। इसके परिवार वालों ने जब इटली से अमेरिका जा रहा था तो इसको कुछ पैसे दिए ताकि ये, जब तक इसको काम नहीं मिलता, इसकी माता ने इसको कुछ पैसे दिए ताकि ये वहाँ पे अपना गुजारा कर सके। ये व्यक्ति जब अमेरिका पहुँचता है तो वो कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष नगाली में रही, लेकिन जब निकाली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकली। तो कुछ लोगों का स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं होता। इसी प्रकार जब ये अमेरिका में पहुंचा तो यहाँ भी इसकी जुए शराब की लत आदि बुरे कार्य इसके वहाँ भी चालू थे। फिर इसे ये बुद्धि का बड़ा तीव्र था। इसने कुछ ही समय में अमेरिका में पहुंचकर अंग्रेजी भाषा पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली। सन 1903 में अमेरिका पहुंचने के बाद इसने अंग्रेजी सीखी और अंग्रेजी सीखने के बाद इसने एक होटल में नौकरी कर ली। लेकिन वहाँ भी इसकी दाल नहीं गली, क्योंकि ये वहाँ पे जो होटल के अंदर जो गेस्ट आते थे उनसे कभी चोरी कर लेता था, उनके कभी बिल में हेर फेर कर देता था, उन्होंने कुछ लिया है कुछ बताता था। इस प्रकार से इसकी वहाँ भी दाल नहीं गली। फिर 1907 में ये अमेरिका से कनाडा चला गया। ये बुद्धि का तीव्र था, इसलिए इसे 3 भाषाओं का ज्ञान था। इटालियन इसकी मातृभाषा थी, अंग्रेजी इसने अमेरिका में सीख ली, तो इसे अंग्रेजी, इटालियन और फ्रेंच 3 भाषाओं का ज्ञान हो गया। इस वजह से इसे कनाडा में एक बैंक में नौकरी मिल गई। दरअसल इसके खुराफाती माइंड को बैंक से ही एक क्लू मिला। वो क्लू क्या था वो हम आपको बताते हैं। इस बैंक का मालिक था लुइस जोरिस। सन 1907 में इस लुइस जोरिस ने एक बैंक खोली, जो बैंक लोगों को सालाना 6% की दर से ब्याज देता था, जबकि कनाडा के तत्कालीन बैंक उस समय पे 2 से 3% का ही ब्याज दे पाते थे। लेकिन इसने जब अनाउंस किया कि हम 6% की ब्याज देंगे तो लोग लालच में आ गए और इसकी बैंक में धड़ाधड़ रकम जमा कराने लगे। कुछ ही इस समय में इसके बैंक में अच्छा खासा पैसा हो गया। दरअसल बात ये थी कि ये जो इसकी स्कीम थी, जो लुइस जोरिस की जो स्कीम थी, ये इसका क्या था कि ये नए लोगों से पैसा उठाता था, क्योंकि ब्याज दर अधिक थी इसलिए लोग धड़ाधड़ पैसा जमा करते थे। ये नए लोगों से पैसा उठाता था और उसी पैसे से कुछ अतिरिक्त ब्याज पुराने लोगों को भर देता था।
लेकिन ये स्कीम ज़्यादा दिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं था। इसलिए लुइस जोरिस को बैंक चलाना भी नहीं था। लुइस जोरिस ने इस बैंक को सारा पैसा इकट्ठा किया, बैंक को बंद किया और ये देश छोड़ के भाग गया, जैसा भारत में भी कई चीज़ों में हुआ है, कई जगह पे हुआ है। बैंक बंद हो गई तो ये चार्ल्स पॉन्जी फिर से सड़क पर आ गया। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं था, इसलिए खुराफाती माइंड था। इसने क्या किया, एक फर्जी चेक बनाया, एक फर्जी चेक लिया, उसके ऊपर फर्जी साइन किए और बैंक में पैसा निकालने पहुंच गया। लेकिन इसकी वो पोल खुल गई और ये काम उसका चल नहीं पाया और फिर इसको जेल हो गई। उसके बाद इसने क्या किया कि ये इटली के प्रवासियों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसाने का काम इसने शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ भी इसकी दाल नहीं गली, वहाँ भी पकड़ लिया गया और इसे करीब 2 साल की जेल हो गई। इस व्यक्ति के अंदर व्यसन तो थे, इस व्यक्ति के अंदर बुरी आदतें तो थीं, लेकिन इस व्यक्ति का दिमाग काम करता था, इसका दिमाग तीव्र चलता था। उसके बाद इसने छोटी मोटी कुछ और बिजनेस किए। ये बोस्टन चला गया और वहाँ जाके इसने एक माइनिंग कंपनी में नर्सिंग की नौकरी कर ली। इसके बाद चार्ल्स ने सोचा कि क्यों ना इंटरनेशनल ट्रेड मैगजीन का बिजनेस किया जाए, जिससे मैगजीन में कुछ इश्तेहार, कुछ एड्स निकालेगा और जिससे रेवेन्यू कमाएगा। इसने लोगों के साथ ये आइडिया शेयर करना शुरू किया, लेकिन इसका कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। लोगों ने इसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। फिर इसने एक स्कीम सोची। दरअसल होता क्या है कि उसी समय इसको एक खत मिलता है, जो खत स्पेन की एक कंपनी से आया था। इस खत के साथ इसको एक पेपर भी मिला, जिसे IRC यानी इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन कहते थे। इस रिप्लाई कूपन का अर्थ ये होता था कि जब भी कोई दूसरे देश में खत भेजता था तो एक IRC पेपर उसके साथ भेज देता था, जिसके जरिए खत पाने वाला अपना जवाब उसमें लिखित रूप में वापस कर देता था और जवाब भेजने वाले को कोई खर्चा नहीं करना पड़ता था। जिसने सवाल पूछा है, जिसने खत भेजा है, वही उस IRC का खर्चा वहन करता था। तो खत पाने वाला जवाब देने के लिए खर्च करने से बच जाता था। आई होप आप समझ गए होंगे। असल IRC को, जब IRC के बारे में इसने चार्ल्स पॉन्जी ने थोड़ी सी स्टडी की। देखिए, इसमें एक मूल चीज है कि हम किसी भी विषय के बारे में, हमारे यहाँ भारत में एक प्रवृत्ति है कि हम एक उम्र के बाद स्टडी करना छोड़ देते हैं। हम चीज़ों को एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं, उनके बारे में जानना बंद कर देते हैं। ये हमारी भूल होती है। खैर, हम कहानी पे आते हैं। इस व्यक्ति ने IRC के विषय में खोज करने की, जानने की शुरुआत की। इसने जब खोज की तो इसको पता चला कि ये जो IRC होता है, इसकी इटली में कीमत कम है, जबकि अमेरिका में इसकी कीमत ज़्यादा है। इटली में इसकी कीमत कम है, अमेरिका में ज़्यादा है। इसको एक क्लू मिल गया, इसको एक ल्यूपोल मिल गया, एक कमजोर पॉइंट मिल गया। ये सेम वैसे ही था जैसे 1992 वाला जो स्कैम था, हर्षद मेहता वाला। उसमें हर्षद मेहता को एक बैंकिंग का लूज पॉइंट मिल गया था, जिसके जरिए उसने बैंकिंग फ्रॉड किया था। ये एग्जैक्ट सेम था। तो इसने कहा, इसने सोचा कि क्यों ना मैं IRC, क्योंकि ये इटली में इसकी कीमत कम है और अमेरिका में ज़्यादा है, तो मैं इटली से ये खरीदता हूं, अमेरिका को बेचता हूं। अब जब इसने ये इस चीज़ का विचार किया
तो इसके आड़े जब इसने बैंकों से पैसा जुटाने का प्रयास किया तो इसका क्रेडिट स्कोर पहले ही खराब था, इसकी साख तो पहले ही नहीं थी, तो इसे बैंकों से पैसा नहीं मिला। अब इसने क्या किया कि इसने इस स्कीम को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, आम जनता को बताना शुरू किया और उनसे कुछ पैसा जुटाने लगा। धीरे धीरे ये बात और लोगों को पता चली। अब ये चार्ल्स पॉन्जी ने लोगों को लालच दिया कि मैं तुम्हें 40 से 50% का रिटर्न दूंगा, मतलब कि उनको 40 से 50% ब्याज मिलेगी। और कई जगह पे तो उसने ये भी वादा किया कि वो 90 दिन में आपका पैसा डबल कर देगा। जनता कहीं की भी हो, इटली की हो, भारत की हो, अमेरिका की हो, यूरोप, फ्रांस, कहीं की भी हो, सबको अपना फायदा दिखता है, सबको अपना लालच दिखता है, दूरगामी परिणामों के बारे में जानने का कोई प्रयास नहीं करता। इसी क्रम में उसने सिर्फ 6 महीने में $2.5 लाख मिलियन का धन अर्जित कर लिया। बाकायदा चार्ल्स ने इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज नाम की एक कंपनी का गठन कर लिया। इसने कंपनी शुरू कर दी ताकि लोग उसे गंभीरता से लें। इस कंपनी के लिए उसने कई एजेंट भी हायर किए जिन्हें निवेश लाने पर अच्छा कमीशन भी दिया जाता था। यह आइडिया काम कर गया और सिर्फ 6 महीने में ही लोगों ने $2.5 लाख मिलियन का निवेश कर दिया। बिजनेस इतना बढ़ा कि इंग्लैंड और न्यू जर्सी में ब्रांच तक खोलनी शुरू कर दी इसने। अब यह सिर्फ एक ब्रांच से काम नहीं करता था, अब इसके और भी कई ब्रांच थे। इसका ये आइडिया इतना फेमस हुआ कि इसने बोस्टन की पुलिस और सरकारी अधिकारियों से भी करीब 70% लोग जो थे उनका भी इन्वेस्टमेंट करा लिया इस स्कीम में। दरअसल ये कोई स्कीम नहीं, ये एक फर्जीवाड़ा था। सोचिए, हम सोचते हैं कि जी फलाना समृद्ध व्यक्ति है या फलाना समझदार व्यक्ति है, अगर उसने पैसे लगाए हैं तो उसने सोच समझ के ही लगाए होंगे। लेकिन यहाँ तो सरकारी अधिकारी, यहाँ तक कि पुलिस के भी अधिकारी, उनके भी पैसे लगे थे, तो क्या वो समझदार नहीं रहे होंगे? लेकिन कुछ चीज़ें इतनी बड़ी होती हैं या इतनी जल्दी में हम कर देते हैं कि हम उनको समझने का, जानने का अवसर ही खो देते हैं। हम उनको जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। कुछ लोगों को शक हुआ, लेकिन जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया तो ये चार्ल्स भी अच्छी खासी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने लगा, महंगी गाड़ी, बंगला, वो सब। लेकिन कुछ लोगों को शक गया, उन्होंने इसको ढूंढने की, इसको कुरेदने का प्रयास किया। तो ये चार्ल्स पॉन्जी तब तक बहुत पावरफुल हो चुका था। अगर कोई आवाज भी उठाता था छोटी मोटी तो उसको दबा देता था। पैसे की कमी थी नहीं। इस वजह से शासन और प्रशासन में भी पकड़ इसकी अच्छी बन गई। लेकिन कहते हैं कि बुरा काम दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उसको खत्म नहीं किया जा सकता। वो उठे ही ना, ये संभव नहीं है। सन 1919 से 20 की बात है। एक वहां पे द बोस्टन नाम का 1919 से 1920 के दौरान द बोस्टन पोस्ट को चार्ल्स पॉन्जी के बिजनेस पर शक हुआ। उसने इसकी छानबीन शुरू कर दी। पता चला कि जितना पैसा चार्ल्स कमा चुका है उसके हिसाब से सर्कुलेशन में करीब 160 मिलियन आईआरसी इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन, ये 160 मिलियन होने चाहिए, लेकिन सर्कुलेशन में सिर्फ 27,000 आईआरसी थी। यूएस पोस्टल ऑफिस ने भी ये बताया, ये कंफर्म किया कि किसी ने भी बल्क में आईआरसी नहीं खरीदी हैं। जब पोस्टल ऑफिस से बिकी ही नहीं तो आई कहां से? अब सवाल यह पैदा हुआ कि ये इतना बड़ा पैसा लगा कहां रहा है। दरअसल वो कर क्या रहा था? वो कर रहा था कि जो मैंने आपको पहले बताया कि उसने
जिस बैंक में नौकरी की थी, जो बैंक बंद हो गया था, लुइस जेरोसी, उसकी बैंक में जो काम हुआ था वही ये भी कर रहा था। ये भी नए लोगों से पैसा ले रहा था और पुराने लोगों को उसी से रिटर्न भी दे रहा था। चूंकि रिटर्न इतने अच्छे मिल रहे थे तो लोगों ने एक बार रिटर्न मिल गया, फिर से पैसा वापस से लगा दिया, क्योंकि लोगों के अंदर और लालच पैदा हो गया कि ये काम ठीक कर रहा है तो हम अपने पैसे को लगातार बढ़ाते हैं। लेकिन दरअसल ये कोई बिजनेस नहीं कर रहा था, कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये नया पैसा उठा रहा था, उसी से पुराने लोगों को दे रहा था। तो जिसका तय था कि जब पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा तो ये इतना रिटर्न देगा कहाँ से। जब नया पैसा आना बंद हो जाएगा तो पुरानों को भी मिलना बंद हो जाएगा। यही उसका फ्रॉड था जो उसने उस बैंक से सीखा था। देखिए, आदतें गलत थीं लेकिन दिमाग सही था उसका। उसने गलत जगह पे लगाया, वो बात एक अलग है, लेकिन उसके पास दिमाग था। बहरहाल उसका ये स्कैम खुल जाता है और पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। जिन बैंकों में उसने पैसा जमा किया था, उन बैंकों के पास भी बहुत अधिक पैसा नहीं था। उन बैंकों, यहाँ तक कि अमेरिका का पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल गया, कई बैंक कोलैप्स हो गए। पोंजी का घर समेत तमाम चीज़ों को बेचकर पैसा जुटाने का प्रयास किया गया, लेकिन इससे सिर्फ लगभग 30%, बताते हैं कि सिर्फ 30% तक ही पैसे की रिकवरी हो सकी। जिसने भी चार्ल्स पोंजी की स्कीम में पैसे लगाए थे, उसके पैसे 2-3 गुने जैसे वादा किया था वो तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि सबके पैसे डूब गए। यदि 100 में से सिर्फ 30 रुपये ही किसी को वापस मिले हों तो उस धन को डूबना ही समझना चाहिए। इसके बाद जो भी इस तरीके के फ्रॉड हुए, उन सबको पोंजी स्कीम का नाम दिया गया। ये चार्ल्स पोंजी इस प्रकार की स्कीमों का आज तक बाप बना हुआ है। आज तक उसका नाम है, इस प्रकार की धोखाधड़ी वाली स्कीमों का नाम पोंजी। ये उसी चार्ल्स पोंजी व्यक्ति के नाम पर पड़ा। इसलिए आप भी जब भी अपनी गाढ़ी कमाई को कहीं पर इन्वेस्ट करें, कहीं पर उस धन को लगाएं। धन लगाने से ही बढ़ता है, पैसे से पैसा कमाया जाता है, लेकिन वो सही जगह पर लगना चाहिए। इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि हमारे साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो रही। नमस्कार, मैं अगली कहानी में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।